राम राम दोस्तों, आप सबों को। ये वीडियो मैं लगभग 2 साल के बाद डाल रहा हूँ। 2023 सितंबर में मैंने चैनल पर लास्ट वीडियो डाला था। उसके बाद काफ़ी समय मेरा निकल गया। जो अभी ये घर है इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह में लगा हुआ था और भी कुछ व्यस्तताएं, मजबूरियां थीं जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो डाल नहीं पा रहा था। हालांकि इस दौरान काफ़ी कुछ घटित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम हुआ और अभी ये ट्रंप साहब बहुत कुछ कर रहे हैं उल्टा पुल्टा, जो सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या भारत का, अमेरिका जो है वो भारत का कोई दोस्त है या दुश्मन है या क्या है एक्चुअली। अगर भारत के नज़रिए से देखें तो अमेरिका कहाँ पर ठहरता है, उसकी क्या आउटकम हो सकता है, अगर कुछ भी हम यहाँ से एक्शन करते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा और अंत में उसका भारत को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, इन सब चीज़ों पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है आपको। तो इसी पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ और ये एक सीरीज़ एक्चुअली मैं लॉन्च कर रहा हूँ आज से, नो योर एनिमीज़, जिसको हिंदी में शत्रु बोध बोलते हैं। आपके दोस्त कितने हैं या नहीं हैं, कैसे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दुश्मन की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी कहीं पर भी चित कर सकता है। तो शुरुआत हम अमेरिका से करते हैं, उसके बाद हमारे देश के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं भारत माता के, उन पर फोकस लाएंगे और उसके बाद हम इंडिविजुअल लेवल पर भी देखेंगे कि आपके अंदर के दुश्मन कौन कौन हैं। तो 1 बाय 1 सारे होंगे। फ़िलहाल तो अमेरिका को देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को अमेरिका के इतिहास में जाना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि अमेरिका एक्चुअली भारत के साथ या विश्व के अन्य देशों के साथ इसका कैरेक्टर क्या है, एक्चुअली अमेरिका है क्या। आप सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो एक तरह से नेटिव पॉपुलेशन रूल नहीं करते हैं वहाँ पर जो रूलर्स हैं या जो वहाँ के डिसीजन मेकर्स हैं या जो भी सोशली एक्टिव लोग हैं, जो सारे हैं वो सारे के सारे माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों। बहुत सारे देशों के लोग आकर के वहाँ पर बसे हुए हैं, तो इसको बोला ही जाता है कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स। तो वैसे भी उनका अपना कोई कैरेक्टर है ही नहीं, कोई सिविलाइजेशनल उसकी वैधता या उसके कोई भी प्रमाण आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सब अलग अलग सिविलाइजेशन से, अलग अलग कल्चर से लोग आकर के वहाँ पर बसे हुए हैं। लेकिन जो शासक वर्ग है, जो बिहाइंड द सीन, जो बैकड्रॉप में जो काम करते हैं,
वो लोग कौन है। तो सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं कि इनकी डेमोग्राफी क्या है, मतलब रिलीजियस डेमोग्राफी सबसे पहले देखते हैं। इसमें आपको करीब करीब 27% जो पिंक में दिखाई दे रहा है आपको, वो वैसे लोग हैं जो कोई रिलीजियस एफिलिएशन नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बाद का जो पॉपुलेशन है उसमें करीब करीब आप यहाँ से लेकर के ये पूरा ग्रीन जितना है यहाँ तक, ये सब क्रिश्चियनिटी के हैं, एक या दूसरा फॉर्म है, ठीक है। 2% जीविश हैं, वो भी एक तरह से सिमिलर माइंडसेट रखते हैं। उसके बाद 1% मुस्लिम है, वो भी अब्राहमिक माइंडसेट ही है उनका। उसके बाद आपका ये बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड यूनिटेरियन, यूनिवर्सलिस्ट, ये सब अदर नॉन क्रिश्चियन रिलीजन, ये सब जो है ये बहुत छोटे से हैं, नगण्य हैं, जो वहाँ के डिसीजन मेकिंग या डीप स्टेट को कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। तो ये दिखाने का मतलब ये है कि आपको कैरेक्टर जो है, इनहेरेंट कैरेक्टर जो है अमेरिका के डिसीजन मेकर्स का, वो क्रिश्चियन माइंडसेट है, ठीक है ना। जैसे भारत का होना चाहिए हिंदू माइंडसेट, जो कि इन लोगों ने दबा के रखा है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन अमेरिका का प्योरली क्रिश्चियन माइंडसेट है, और क्रिश्चियन माइंडसेट में आपको स्लेवरी, मतलब बंधुआ बनाना, और उस टाइप का, भारत में भी जब थे ये लोग तो उन्होंने किया, बंधुआ मजदूर होते थे, और बहुत सारे देशों में भारत से उठा के ले गए लेबर्स, चाहे मॉरिशस हो या बाकी देशों, सब जगह पर। तो इनके कल्चर में चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, उनमें स्लेव बनाना, बंधुआ बनाना, ये एक नॉर्मल सी बात है हिस्टोरिकली। तो उन लोगों को सहयोग क्या होता है या साथ साथ आगे बढ़ना क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास जो ताकत है तो मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है और वही होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पूरी तरह से चलती है। तो अमेरिका का माइंडसेट पूरी तरह से वही है, जो उनकी बातों में हाँ मिलाएगा वो उनके गुड बुक्स में रहेगा, और उसको थोड़ा मोड़ा, जो जैसे आप कुत्ता पालते हैं तो 1-2 बिस्किट आपको मिलता रहता है अगर उनके सामने जाकर पूंछ हिलाते रहे। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान है आपके सामने, लेकिन अगर आपने उनके ऊपर घुर्रा दिया या उनकी तरफ थोड़ा सा टेढ़ी नज़र कर दी या दिखा दिया कि हम अलग हैं, तो फिर आपकी शामत आ जाएगी। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका ये जो इनकी लाठी और इनकी भैंस का जो कारण क्या है। इन लोगों ने पूरी दुनिया को लूटा, जमा किया, अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज किया 19th-20th सेंचुरी में, और उसके बाद हर जगह पर एक पूरी दुनिया का गॉड फादर बनने की कोशिश की और बन गए एक्चुअली। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो उस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य पतन में था,
और अमेरिका में सारा कुछ सेंट्रलाइज हो गया। तो अभी अगर देखें तो जापान में 14 इनके बेसेज हैं, ठीक है, और 14 बेसों में जो है करीब करीब 53,000 इनके पर्सनल, इनके आर्मी, एयरफोर्स या नेवी जो भी है, वो करीब करीब 53,000 लोग उसमें हैं। तो काफ़ी सारे एसेट्स हैं इनके जापान में। उसके बाद बाकी कंट्रीज है, फिलीपींस है, कोरिया है, इटली है, ग्रेट ब्रिटेन में भी है इनके बेसेस, बहरीन है, बाकी मिडिल ईस्ट पूरा है। इस तरह से इनका एक्चुअली करीब करीब 900 इनके या तो छोटे मोटे बेसेस मिला करके या फिर लिली पैड्स बोलते हैं, जहाँ पर एक्चुअल बेस वगैरह नहीं होता है ऑफिशियल, लेकिन वहाँ पर वो ऑपरेट करते हैं। उनके कुछ लोग होते हैं जो अनऑफिशियली रहते हैं, तो उसको लिली पैड बोलते हैं। तो ये सब मिला करके करीब करीब 900 हैं पूरी दुनिया में। ये अपने जाल बिछा के, मकर जाल बना करके रखा हुआ है इन्होंने, और उसके थ्रू ये पूरी दुनिया में उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। जहाँ पर भी इनको लगता है कि ये हमारी बात नहीं मान रहा है, तो वहाँ पर ये बदमाशी करना शुरू करते हैं। हाँ, ऐसे भी अगर आप नहीं भी कुछ करते हैं तब भी बदमाशी करेंगे वो। पाकिस्तान इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो कितना भी पाकिस्तान पूंछ हिलाता रहे, बाहर बाहर कहेंगे कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये भी इंश्योर करते हैं कि काबू में रहे। तो कभी भी ये पाकिस्तान को उस लेवल तक लेके नहीं आएंगे कि वो ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सके। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर रखेंगे कि अगर वो बोलते हैं उसको कि मेरा ये काम करो, तो उस काम करने के लिए उसको जो ताकत चाहिए या उसके पास जो साधन होने चाहिए, वो सबसे उसको सुसज्जित करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इनका जो सबसे बड़ा जो बिहाइंड द सीन काम करने वाली संस्था है, जो इसको CIA बोलते हैं। मैं डीप स्टेट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। डीप स्टेट में CIA भी है, लेकिन ये गवर्नमेंट की संस्था है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। जो एक्चुअल डीप स्टेट है, जो सबको ये फिनेंस करता है या सबको इन्फ्लुएंस करता है, जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं है, गवर्नमेंट उसके इन्फ्लुएंस में है, जिसको डीप स्टेट बोलते हैं। उस पर किसी और दिन बात करूँगा। अभी बात करते हैं जो CIA इनकी जो संस्था है, उसका भारत और भारत के आसपास हमारे आज़ादी के समय से लेकर अभी तक कैसा व्यवहार रहा है, दोस्ताना रहा है या शत्रुपूर्ण रहा है, शत्रुता भरा हुआ रहा है, सो देखते हैं इसमें कैसा रहा है इनका। तो 1950s में देखिए, 51 से लेके 59 तक, उस समय जस्ट हमारा 1950 में हमारा रिपब्लिक हुआ था अनाउंस जनवरी में। उसके नेक्स्ट ईयर से क्या बोल रहा है, CIA बिगिंस ट्रेनिंग तिब्बतन रेबल्स। तिब्बत से जो भारत में आए थे लोग, जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई किया, तो उन लोगों का थोड़ा सा ट्रेनिंग देना शुरू किया, और इसमें भारत ने सहयोग किया। इसमें सीक्रेट कैंप्स इंडिया में, नेपाल में इन लोगों ने बनाए, जहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया। 1959 में दलाई लामा भी तिब्बत से भाग के इधर आ गए इंडिया में, और उसके बाद पूरा हिमालयाज़ रीजन वगैरह में इनका ऑपरेशन CIA का बढ़ गया। लेकिन उस समय भारत ने पूंछ हिलाया उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्ताना व्यवहार है CIA का।
उसके बाद देखते हैं 1962, जिस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत पराजित हुआ। भारत का बहुत सारा हिस्सा नेहरू की कृपा से अभी भी चीन के कब्जे में है। उसके बाद और ज़्यादा भारत और अमेरिका के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसके बीच में कोऑपरेशन और बढ़ा, और ये एक तरह से समझिए कि भारत की मजबूरी भी थी कि चीन जब इस तरह से एग्रेसिव था तो कोई और सहारा खोजा जाए, तो CIA वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हुआ। उसके बाद 64 से लेके 65, इस समय भी आप देखिए सब कुछ ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर सर्विलेंस मिशन आपका CIA ने लॉन्च कर लिया, क्योंकि उनको थोड़ा सा लगा कि, और ये मेनली जो है वो चाइना को मॉनिटर करने के लिए था, और ये पूरा हिमालयज़ में ऑपरेशन लोगों ने शुरू कर दिया था 59 से 60 के आसपास, 62 के आसपास। अभी जा कर के वहाँ पर और भी लिसनिंग डिवाइस वगैरह, जो न्यूक्लियर लिसनिंग डिवाइस, क्योंकि इनको डर जो था ना मेनली उस समय तक जस्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो न्यूक्लियर आर्सेनल जो भी थे उसका डर था, क्योंकि इन लोगों ने खुद गिराया था जापान पर, तो उसके जो डिजास्टर्स थे वो काफ़ी भयावह थे। तो ये इंश्योर करना चाहते थे कि कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हो रही है उसको मॉनिटर करना। बट एक एवलांच आया और उसमें वो डिवाइस दब गया, जो अभी तक नहीं मिल पाया। फिर 1967 में फिर से फाइनली जा कर के इनका ये सक्सेसफुल हुआ मिशन। It was installed successfully and used to gather intel on Chinese nuclear tests, क्योंकि इनको लग रहा था कि चाइना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो इसी रीजन में करेगा, हिमालयन रीजन तिब्बत में। तो उसके लिए इन लोगों ने पूरा सेटअप लगाया था, जो सक्सीड किया 1967 में जाकर के। अब ये 60 से 70 के बीच का जो है CIA सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFF, अपने नाम सुना होगा। पहली बार अभी जाकर के सरकार ने उनको पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया। तो ये ITBP की बात नहीं हो रही है। ITBP जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है उसकी बात नहीं है। SFF है, स्पेशल फोर्सेज हैं, जो तिब्बतियन लोगों की है, काफ़ी खतरनाक फोर्स है। तो इसकी स्थापना हुई, उसमें इस तरह से यहाँ पर कोऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है CIA और भारत के बीच में। 1971 में देखे क्या होता है। इंदिरा गांधी अमेरिका के खिलाफ थोड़ा सा जाती है, वहाँ से फिर लफड़ा शुरू होता है। तो इनका प्रेजेंस तो शुरू से पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, म्यांमार में भी, हर जगह पर है, आपको दिखाई नहीं देगा बाहर से। तो 71 में जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ उसमें इन लोगों ने लगभग खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, इंटेलिजेंस, और यहाँ तक कि आपने देखा ही होगा कि 7th फ्लीट जो है वो यहाँ भेज दिया था अरेबियन सी की तरफ। तो ये बुरी तरह से वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही भारत ने थोड़ा सा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो अमेरिका
उधर चला गया सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान को। 1980 में फिर देखिए सिख मिलिटेंसी है, खालिस्तानी, ये सबको बढ़ावा दिया खूब और पाकिस्तान को काफ़ी सारे वेपन्स दिए। उसको किस चीज़ पर कि रीजनल बैलेंस बनाने के लिए आपको पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान को भी भारत के एक इक्विटेबल लेवल पर उसके बराबर में करने की कोशिश करता रहा है। 98 में हमारा टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट, और सैंक्शन वगैरह लगा। 2001 में इनके ऊपर अटैक हो गया ट्विन टावर्स पर, तो उसके बाद थोड़ी सी इनको मतलब आतंकवाद के खिलाफ एक ज़रूरत महसूस हुई, तो वहाँ पर थोड़ा सा भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा कोऑपरेशन बढ़ा, जिसमें लॉजिस्टिकल एक्सेस और डेटा शेयरिंग वगैरह जो है रॉ NIB CIA इनके बीच में बढ़ा। तो यहाँ पर आप देखिए ज़रूरत यहाँ पर जैसी होती है वो उसके अनुसार हम अमेरिका की नज़र में भारत हो या कोई और भी देश हो, समझिए कि अमेरिका एक चेस बोर्ड प्लेयर है, चेस प्लेयर है, और उसमें जस्ट एक कंट्री के साइज़ के हिसाब से, उसकी ताकत के हिसाब से उसका रोल होता है कि कोई पॉन है, कोई और है, उसको अपने अनुसार वो आगे पीछे करते ही रहते हैं। तो हम एक भारत जो है उनकी नज़र में बस एक प्यादा ही है और वैसा ही उसको देखना चाहते हैं। अगर ये प्यादा बोलेगा कि भाई हम प्यादे नहीं हैं तेरे, तो फिर लफड़ा है। 2008 में मुंबई अटैक होता है, उसके बाद यहाँ तक र्यूमर्स है, शक है, अब उसमें क्या सच्चाई है पता नहीं, कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस CIA को पहले से पता था कि अटैक होने वाला है, फिर भी उन लोगों ने भारत को उसमें इन्फॉर्म नहीं किया। भले ही इसमें अमेरिकन्स भी कुछ मरे हैं, यूएस मेनली मरे हैं भारतीयों के अलावा, फिर भी ये इस तरह से इनका व्यवहार रहा है पूरा। 2010 से 20 के बीच में देखिए वो भारत के खिलाफ अच्छी तरह से जासूसी करने लगे और पाकिस्तान की मदद करते रहे। और अभी तो 2023-24 में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स जो थे वो इंडिया में आए और इंडियन ऑफिशियल से मिले इंटेलिजेंस टाइज को लेकर के, जिससे कि चाइना के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखी जा सके और उसको काबू में रखा जा सके। तो ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है कि अमेरिका भारत का दोस्त है या दुश्मन है? जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सीधी सी बात है। आपके परिवार में आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, एक सीमा के बाद आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी कभी नहीं भी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये तो देशों की बात है, यहाँ पर कोई भी देश किसी का भी दोस्त नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बिना मतलब के आप दुश्मनी करने लगो। अमेरिका वो है, वो अपने फ़ायदे के लिए कितनी भी लाशों के ऊपर चढ़ करके वो जा सकता है, वो उस टाइप का गुंडा है।
तो ऐसे गुंडे से दूरी बना के रखना ही समझदारी है। हालांकि उसके भी खतरे हैं, तो उस खतरे को भांपना भारत के लिए ज़रूरी है, जो शायद मोदी जी कर रहे हैं, और उसके अनुसार तैयार होकर रहना है। ये छोटे मोटे या बड़े झटके जो आपको मिलेंगे अमेरिका की तरफ से, उसको बर्दाश्त करने के या रिटेलिएट करने के आप लड़ तो नहीं पाएंगे पूरी तरह से, लेकिन कम से कम अपने आप को बचाने की डिफेंसिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो कभी उस लेवल पर आ जाएं कि डायरेक्ट भारत के ऊपर अटैक करें, जैसे अभी ईरान के ऊपर किया था, तो उस कंडीशन में चूँकि ईरान के पास कोई डिफेंसिव मैकेनिज़्म नहीं था, इन लोगों ने आराम से कर लिया। अगर डिफेंसिव होता तो इनको B-2 बम्बर्स जो है, इतने बड़े बड़े जहाज़ हैं, उसको कब का उड़ा चुके होते। तो हमारे डिफेंसिव सिस्टम्स को इतने मजबूत करने पड़ेंगे जिससे कि कोई भी इस टाइप के जो दादा हैं, अमेरिका या कोई भी हो, चाइना हो, हमारे ऊपर अगर कभी अटैक करता है तो हम उससे अपने आप को बचा सकें। वो बहुत ज़रूरी है। ऑफेंसिव वेपन्स पर तो है ही, लेकिन डिफेंसिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफेंसिव किसी को नुकसान पहुंचाने की बात है, डिफेंसिव खुद को बचाने की बात है। तो ऑफेंसिव भी चाहिए, जिससे कि उनके जो आप ये सब देख रहे हैं आसपास के जितने बेसेज हैं इनके, वो सबको हम तो आराम से टारगेट कर ही सकते हैं, हमारे पास जो अभी सिस्टम्स हैं उसके अनुसार। तो अमेरिका को मैं दोस्त तो बिल्कुल नहीं मानता भारत का, और भारत भी शायद अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं हो सकता, कोई भी ट्रस्ट उस पर नहीं कर सकता। भारत के आप तो कोई भी देश उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। दुश्मन कब बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का, इसलिए उसको दुश्मन मान के ही चलना चाहिए, भले ही आप मत बोलिए। तैयारी उसी लेवल पर करना है कि जब वो दुश्मन बन जाएगा तो कैसे निपटोगे आप। चलिए, आप लोग आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। छोटा सा हमारा चैनल है, अभी इसको मैंने 2-2.5 साल जैसे बोला कि करीब 2 साल से मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाला इसमें, तो इसको थोड़ा सा ग्रो करना ज़रूरी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके बातें। अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, इससे वीडियो को फ़ायदा होता है ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में। लाइक भी कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही डालिए। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो पर जल्दी ही, तब तक के लिए। और मोस्टली इसी सीरीज़ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, नो योर एनिमीज़। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सबों को राम राम, हर हर महादेव, और भारत माता की जय। भारत माता की जय, ये हमेशा दिमाग में रखिए। भारत माता की जय।